Now in 2024, the BJP is fully dominant once again, retains Haryana, retains Maharashtra, and it appears by February of 2025, as we stand today, the BJP is in power in 16 states on its own, 5 with its allies, and clearly 70% of the land area and 69% of the country's population is now under NDA rule. 4 जून 2024, अ डे दैट ब्रूज्ड बीजेपी। बीजेपी जो कि 2014 से सत्ता में आई है, उसको 2014 में भी स्पष्ट बहुमत मिला, 2019 में भी उसको स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन 2024 में नहीं मिला। इसमें एक बहुत खास बात नोट करने वाली है कि उसके जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो 2001 से चुनावी पॉलिटिक्स में है और वो आज तक अपना एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2001 का गुजरात असेंबली इलेक्शंस हो या फिर उसके बाद के 2 कंसेक्यूटिव गुजरात असेंबली इलेक्शंस हो और 2014 का लोकसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, इन 5 के 5 चुनाव में आज तक मोदी जी को किसी भी अलायंस की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। इनको हमेशा से ही मेजॉरिटी आई, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हुआ। 400 पार का लक्ष्य रखने वाली एनडीए को 2090 के आसपास सीटें आई, जो कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं आ पाया। इसी को देखकर के एकदम विरोधी एकदम एक्टिव हो गए और मोदी जी के ऊपर वार करना शुरू हो गए। कई लोगों ने यह बोला कि जो मोदी मैजिक है वो खत्म हो गया है, और इस व्यक्ति ने यह भी बोला एकदम ऐसे गिद्ध की तरह खड़े होकर कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बोला कि हमने ना राम जन्मभूमि के पूरे मूवमेंट को ही हरा दिया है जस्ट बिकॉज दे वॉन फैजाबाद। और तो और इंची टेप लेकर के एकदम मोदी जी की छाती नापना शुरू हो गए और कह भी रहे हैं कि पहले 56 की थी, अब लगता है 40 की रह गई है, वगैरह वगैरह। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात हो गई, मुंह से मूंगफली टूटने रही और कान से क्रोध तोड़ेंगे। खैर ठीक है, आपका विरोधी डाउन है और आपको बोलना बनता भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ एडवर्सिटी हो गई इसलिए जो है 240 सीटें आ गई। नहीं, अपनी गलतियां रही हैं बीजेपी की, बहुत गलतियां रही हैं बीजेपी, इस वजह से इनको डेंट आया है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतने मेजर डेंट के बाद जस्ट विद इन 8 मंथ्स एक तगड़ी वी शेप रिकवरी देखने को मिली। मैं हमेशा से कहता हूं, बीजेपी एक कॉन्ग्लोमेरेट की तरह है, जिसके पास एमएनसी की तरह उसके पास पावर है, एमएनसी की तरह वो काम करती है, एमएनसी की तरह उसके पास एक नैरेटिव है, एक विजन है, कार्यकर्ता की टीम है, पन्ना प्रमुख है, बूथ मैनेजमेंट टीम है, एक आरएसएस की मशीन है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के पास जो अडेप्टेबिलिटी है ना, वो जो अडेप्टेबिलिटी है वो एक स्टार्टअप की है। जहां बाकी लोग ये सुनहरे सपने में खोजे हुए हैं, एक दिन तो मोदी जी से ये लोग उड़ भी जाएंगे और फिर हमें चुन लेंगे, वहां बीजेपी लगातार डिलीवर करती है, चाहे अपने नैरेटिव से हो, चाहे डेवलपमेंट वर्क से हो, लेकिन करती जरूर है। इसी वजह से आप देखिए, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और दिल्ली का चुनाव, ये ऐसे 3 विधानसभा चुनाव थे जहां पर बीजेपी की जीत को मतलब कोई मान ही नहीं रहा था, एकदम राइट ऑफ ही कर रहे थे लोग। आम आदमी पार्टी अजय मानी जा रही थी, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही जलेबियां तलनी शुरू कर दी थी, और महाराष्ट्र में जहां पर उसके लोकसभा में इतना बड़ा डेंट लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया, लेकिन उनको फिर भी वहां पे बनाए रखा गया। वहां पर इतनी थंपिंग मेजॉरिटी आई कि अब दूरबीन से देखने पर भी वहां पर कोई ऑपोजिशन का एमएलए मिलता ही नहीं है। यानी अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की एमएलए को एक लाइन में खड़े कर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से फ्रेम में भी ना आए, इतनी बड़ी मेजॉरिटी है बीजेपी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी को इतना बड़ा डेंट लगा, और बीजेपी ने क्या ऐसा ठीक किया इतने कम टाइम में कि बीजेपी इज नाउ बैक एट इट्स गेम? आइए देखते हैं इस वीडियो में। 2024 में लोकसभा में बीजेपी को डेंट महसूस हुआ। उसका पहला कारण था कास्ट पॉलिटिक्स का। कास्ट पॉलिटिक्स हमेशा से समाज में रही है और वो रियलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स की। बीजेपी भी करती है, लेकिन बीजेपी फोरफ्रंट पे हमेशा नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ही करती है। कास्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस को फेवर करता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा मुस्लिम वोट बैंक है जो उसके पास से कभी नहीं खिसकता, बिल्कुल एक ब्लॉक में उसे मिलता है। लेकिन ये इनफ नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो कांग्रेस को चाहिए होता है हिंदू समाज की भी कुछ जातियों का वोट बैंक, कि अलग अलग क्षेत्रों की कुछ डोमिनेंट जाति को उसको वोट बैंक मिल जाए, ताकि वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन ओवरऑल बना पाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, ना 2014 में ना 2019 में, लेकिन 2024 में ऐसा होता हुआ हमें दिखा, क्योंकि बीजेपी ने अपना नारा दिया अब की बार 400 पार, और साथ ही साथ कुछ नेताओं ने यह भी बोल दिया कि हम लोग संविधान को बदल देंगे। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी अब अमेंडमेंट करते हो तो आपको संविधान थोड़ा सा बदलना पड़ता है, पहले भी बदलेंगे, अभी भी बदले जा रहे हैं, आगे भी बदलते रहेंगे।
और वो समय अनुसार होना आवश्यक भी है। लेकिन आप क्यों बदलना चाहते हो भाई संविधान? क्यों चाहते हो 400 सीट? ये आप कन्वे अच्छे ढंग से नहीं कर पाए और इसका आपको डेंट महसूस हुआ। ऊपर से स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने अमित शाह की एडिटेड वीडियो क्लिप भी चला दी। एक्चुअली वो इस क्लिप में कह रहे होते हैं कि हम लोग आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे और हम लोग धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे, जो आरक्षण है वो वैसे आरक्षण रहेगा। लेकिन इसको ट्वीक कर दिया गया, इसको फेक कर दिया गया और ये कन्वे करवा दिया उस एडिटेड क्लिप के द्वारा कि अमित शाह जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आरक्षण समाप्त कर देंगे। जी हाँ, उस एडिट क्लिप ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, लेकिन बीजेपी को उस टाइम कोई समझ नहीं आई। उनको लगा कि यार एडिटेड क्लिप है, नकली क्लिप है, कितना इम्पैक्ट कर लेगी, हम लोग एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को लीगल रूप लेने चाहिए थे, बहुत अग्रेसिव तरीके से एफआईआर करनी चाहिए थी ताकि वो मेन स्ट्रीम में अपना नैरेटिव लेकर आ पाए कि हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, हमारी एडिटेड क्लिप चलाई गई है। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट हो गए कि भाई ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। दलित वोट बैंक जो 34% था वो घट करके 31% हो गया बीजेपी का, जिसके कारण ओवरऑल इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में फर्क नहीं आया। लेकिन हर जगह कुछ कुछ समुदाय उससे टूट गए, खास करके दलित समुदाय, और बीजेपी की सीट 303 से 240 आ गई। दूसरी चीज जो बीजेपी को डेंट करी वो था उसका खुद का पासमानदा मुस्लिम अपीसमेंट। काफी बीजेपी के कोर समर्थक ये कह रहे थे कि बीजेपी एक आउटरीच प्रोग्राम कर रही है मुस्लिम्स के लिए, जो कि उनके नैरेटिव के हिसाब से सही नहीं बैठता। हालांकि मेरा मानना यह है कि आउटरीच प्रोग्राम करना, अलग अलग समुदायों को जोड़ना, मेरे ख्याल से वो गलत चीज नहीं है। आपको ये चीज करनी चाहिए और जरूरी है ये चीज करना। लेकिन बात यहाँ पर यह है, आप इससे कोई लिमिट तो सेट करो। आप किसी समुदाय को जो आपको बिल्कुल वोट नहीं करता, आप उसको अपीस करने के लिए आप अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, जो कि बीजेपी हुई। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने यह बोल दिया कि वी आर नॉट ए भगवा पार्टी। उसके बाद जेपी नड्डा जी ने यह बोल दिया कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञान व्यापी है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, इनके ऊपर जो है हम लोग अभी सोचेंगे क्या करना है। अभी हम इनको रीबिल्ड वगैरह करने का नहीं सोच रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों नहीं सोच रहे हो रीबिल्ड करने का? औरंगजेब ने तो मठिया मेट करते वक्त बिल्कुल नहीं सोचा। आपको कल्चरल जो मिस्टेक्स हुई है उसको रिकरेक्ट करना है कि नहीं करना? ये तो आपकी आइडियोलॉजी में रहा है हिंदुत्व। आप जब ऐसे कॉम्प्लिसेंट दो कौड़ी के भाषण दोगे तो इससे क्या उखड़ जाएगा? आप अपने विरोधी को तो देखो, कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी वगैरह हो, ये लोग कोई अटैक नहीं छोड़ते हिंदू के ऊपर। ये लोग ये कहते हैं कि महाकुंभ में लाशें बहाई गई, ये महाकुंभ में ये मृत्यु कुंभ था। उसके अलावा कार से लोगों के ऊपर गोली चलाते हुए सोचते नहीं है। ऐसा ऑपोजिशन है जो हर किसी हालत में मुस्लिम वोट बैंक को एकदम संजो के रखना चाहता है। उसमें अगर बीजेपी दो कौड़ी की अपनी कॉम्प्लेसेंसी दिखाएगी हिंदुत्व वोटर्स के ऊपर, तो उससे क्या उखड़ जाएगा? आपको क्या लगा कि आप थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी दिखाओगे, थोड़ा सा टोन डाउन करोगे अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इससे आपको सबका विश्वास मिल जाएगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका उल्लास, ये सब नहीं होता। सबका विश्वास तो प्रभु राम को भी नहीं मिला, तो आपको कैसे मिलता? आप आउटरीच प्रोग्राम जरूर करो, आप उनको कन्वे करने की कोशिश करो कि आप क्या डेवलपमेंट काम करते हो, आप उनको कन्वे करने की कोशिश करो जो आप डिसीजन लेते हो दे आर नॉट एंटी मुस्लिम्स, बस वो जरूरी है इसलिए आप लेते हो। लेकिन आपने ये सब चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया। वक्फ बोर्ड की बात करते थे, आपने वो भी बात करना छोड़ दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि कैसे मैं हिंदुत्व के नाम पर थोड़ा सा टोन डाउन कर दूं और इस वजह से मुझे वोट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये दो मिस्टेक्स बीजेपी को बहुत भारी पड़ी। तीसरी मिस्टेक उसको बहुत भारी पड़ी, वो थी आरएसएस को छोड़ना। जेपी नड्डा जी ने उसी इंटरव्यू में, उनका एक इंटरव्यू मेरे ख्याल से लेट हुआ पूरा, उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, अब उसे आरएसएस की नीड नहीं है। आरएसएस जो कि आइडियोलॉजिकल पेरेंट रहा है बीजेपी का, आरएसएस हारा हुआ चुनाव भी बीजेपी को जिता देता है क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग है, दे वर्क लाइक अ मशीन। लेकिन 2024 में आरएसएस की एब्सेंस साफ साफ देखने को मिली। ऐसी कहीं न्यूज में ही नहीं आया, ऐसा कुछ कोई बयान ही नहीं हुआ कि आरएसएस ने इतनी मीटिंग्स करी है, उतनी मीटिंग्स करी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जहां पे स्टेट लीडरशिप के साथ आरएसएस के अच्छे संबंध थे, जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां पे आरएसएस एक्टिव थी, बाकी कहीं जगह आरएसएस एक्टिव नहीं थी। ये तीन चीजें बीजेपी को काफी अच्छा डेंट करके गई। लेकिन बात यहां पर यह है कि बीजेपी दे वर्क लाइक ए मशीन और उनके पास जो अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो सुपर्ब है। उन्होंने किस तरह से अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट किया, क्योंकि यही तो उसका वोटर देखना चाहता था कि वो उसको सत्ता से बाहर नहीं देखना चाहता था, उसको सजा देना चाहता था अपीजमेंट के लिए या फिर उसके इस लूज कैंपेनिंग के लिए। लेकिन वो उसके पता है कि उससे नेशनल इंटरेस्ट और उसका हिंदू आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ ही अलाइन है एंड दे लव बीजेपी। लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि बीजेपी कैसे अपनी मिस्टेक्स को ठीक करेगी एंड बीजेपी डिड द सेम थिंग। उन्होंने अपनी सारी मिस्टेक्स को ठीक किया और एक कैसे स्पीडी वी शेप रिकवरी ला करके
हाउ दे आर बैक एट देयर गेम, लेट्स सी। बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश में हुई रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वहां पर हिंदूज और मिनॉरिटीज को बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। अब कोई बोलेगा कि भाई वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, फलाना ढमकाने, नहीं भाई, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लोग ब्रा लेकर के नहीं निकलते। वहां पे कंटेंट की भरमार है कि किस तरह से हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज की गई। ये संदर्भ को रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। उसको थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज किया गया, एक है तो सेफ है, जिससे कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि भाई साहब अगर आप जातियों में बंटते हो, देन यू आर वर्किंग फॉर अ पार्टी, यू विल एक्ट एज अ वोट बैंक फॉर अ पार्टी दैट मे प्रमोट कम्युनल फोर्सेस। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, रिजीम चेंज ऑपरेशन वगैरह जो है ये लेफ्टिस्ट का नैरेटिव रहा है। वो कहीं भी राष्ट्रवादी सरकार नहीं चाहता, वो चाहता है कि ऐसी सरकार हो जिससे वो कठपुतली की तरह नचा सके। तो अगर यहाँ पर आप वोट बैंक के तौर पर काम करके कि भैया जाति में हम लड़ गए इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम किसी और पार्टी को वोट देंगे, तो कल को वो पार्टी कम्युनल फोर्स की तरह एक्ट जरूर कर सकती है, लेफ्टिस्ट पार्टी खास करके। तो ये चीज से लोगों को बचना चाहिए था, और ये चीज से बचाने के लिए लोगों को नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। इसने 3-4 साल की भारत छोड़ो यात्रा को एक नारे ने ही केवल ध्वस्त कर दिया। उसके बाद से आरएसएस की कैंपेनिंग, जो उन्होंने 60,000, 75,000, पता नहीं कितने हजारों लाखों उन्होंने मीटिंग्स की हैं अलग अलग चुनावी क्षेत्र में, जिससे कास्ट को साधा गया। हर एक कास्ट के लिए उसी कास्ट का बड़ा नेता लाया गया ताकि वो उससे बातचीत कर सके, उसे समझा सके कि बीजेपी जो है वो एंटी रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर भी। और दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, मेरे ख्याल से टाइम फैक्टर भी था, क्योंकि जब लोगों ने देखा कि बीजेपी फिर सरकार में आ गई और यहाँ पर तो कोई उसको रिजर्वेशन उसने हटाया नहीं, उल्टा बीजेपी वाज वेरी वोकल दैट दे विल नेवर एंड द रिजर्वेशन। और बीजेपी ने ये साफ साफ बोला कि हम धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देंगे ही नहीं, जो ममता बनर्जी बंगाल में करती हुई आ रही है, जिसके कारण उसको हाई कोर्ट से लताड़ भी पड़ी है। हम लोग धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम लोग एक्चुअल में जो नीडी है कि जिसकी जाति को ओबीसी में शामिल होना चाहिए, कमीशन के रिपोर्ट्स के सुधार पे अनुसार, सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार हम उनको ही रिजर्वेशन देंगे। ये बीजेपी ने बहुत वोकली प्रेजेंट किया, जिससे लोगों को ये भी समझ में आई कि अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है एंड वो धर्म के नाम पर रिजर्वेशन को प्रमोट करती है, तो 50% से ऊपर का कैप तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। तो ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसी में से उनका पार्ट जाएगा, तो समय नुकसान किसका हुआ? जो वहां पर ओरिजिनल ओबीसी और दलित समाज है उनके तो नुकसान होगा अगर रिजर्वेशन के नाम पे आरक्षण दिया जाएगा, जो हमेशा से कांग्रेस सरकार करती हुई आ रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ बहुत वोकली अपनी आवाज उठाई। ये 3 चीजें मिलकर के कास्ट नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। उसके बाद आता है इनका मुस्लिम अपीजमेंट फैक्टर, वो भी बीजेपी ने अपना कोर से रिकरेक्ट किया, जिसके कारण उससे कोर वोटर बैंक काफी ज्यादा खुश हुआ। अब ये चीज सिर्फ वोटर बैंक के लिए नहीं की, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम्स थी जिसे एड्रेस करना बीजेपी ने कम कर दिया था जस्ट टू अपीज, बट नाउ दे वर बैक ऑन ट्रैक एंड दे वर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स। वक्फ बोर्ड एज वी स्पीक, यूनियन कैबिनेट ने इसके अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर दिया एंड सून इट विल बी टेबल्ड। रिपोर्ट ऑलरेडी टेबल हो चुकी है। जो बीजेपी अपने बड़े बड़े मंदिर के लेकर भी कॉम्प्लेसेंसी दिखा रही थी, अब वो छोटे छोटे मंदिर को लेकर भी, जिनके अंदर जिनके एरियाज में हिंदूज का पलायन किया गया और उस पलायन के आधार पर उन मंदिर को छुपाया गया, उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया, कई जगह 125 का आंकड़ा निकल के आया, कई जगह 50 का आंकड़ा निकल के आया, उन सभी मंदिर को मुक्त किया गया। इनमें से काफी मंदिर ऑलरेडी खुल चुके हैं और अतिक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ऑब्वियसली सी बात है, इसका फैक्टर कहीं अलग प्रदेश में नहीं पड़ेगा यार। वहाँ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने जो मंदिर, जो कल्चरल मिस्टेक्स थी, जो मंदिर हिंदू के छुपाए गए, जो मंदिर हिंदू के तोड़े गए, कितना अत्याचार हुआ, उन मंदिर को योगी सरकार ने फ्री किया है, तो मैं इस प्रदेश में भी बीजेपी को वोट देता हूँ। ऐसा नहीं होता, लेकिन बात है ओवरऑल नैरेटिव यहाँ पर शिफ्ट होता है। लोग ये समझते हैं, लोग ये देखते हैं कि बीजेपी जो पहले कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, नाउ दे आर अगेन बीइंग वोकल अबाउट द हिंदुत्व एंड द कल्चरल मिस्टेक्स दैट वाज डन ऑन हिंदूज। उसके लिए बीजेपी बोल रही है। तो जो वोटर है, वो जो घर से बाहर नहीं निकलता, उसके लिए एक मौका बन जाता है घर से बाहर निकलने का। वो थोड़ा सा चार्ज अप हो जाता है, और उससे भी ज्यादा उसके कार्यकर्ता चार्ज अप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन, एक नैरेटिव होता है लोगों को बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये 2 चीजों से पूरा का पूरा कास्ट पॉलिटिक्स और जो अपीजमेंट फैक्टर था, उसकी मिस्टेक्स को बीजेपी ने रिकरेक्ट कर लिया। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बीजेपी बिल्कुल जो फोरफ्रंट मिस कर रही थी, एकदम से आई और अग्रेसिवली उसने कैंपेन करना शुरू कर दिया। बीजेपी अग्रेसिवनेस काफी लोग मिस कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की अग्रेसिवनेस बीजेपी ने दिखाई है, दैट इज कमेंडेबल। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पोलराइज करने की शुरुआत बीजेपी ने नहीं करी, वो शुरुआत करी थी कांग्रेस सरकार ने वहां पर।
बाल घर साधुओं की हत्या कर दी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ वहां पर। और खास करके चुनाव के अंदर जब रामलीला मैदान के अंदर दशहरा सेलिब्रेशन वगैरह हुई तो उसके ऊपर रोक लगा दी। किसने? उद्धव ठाकरे ने रोक लगाने की वहां पर कोशिश की कि भाई साहब, मतलब भाई तुम तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हो, तुम रोक लगा रहे हो वहां पर। इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी चीजों से पोलराइज होने की शुरुआत होती है और बाद में लोग बीजेपी को गरे आते हैं कि भाई बीजेपी पोलराइज करती है। नहीं, बीजेपी बहुत कम स्टार्टिंग से पोलराइज करती है, लेकिन अगर सामने वाला पोलराइज करे तो बीजेपी विल मेक श्योर दैट दे एंड दिस। और यही हुआ। उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के अंदर कुछ डिमांड्स रखी। उस डिमांड्स के अंदर ये था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया जाए। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 1992 के जो बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने दंगे किए, पेट्रोल बम फेंके, उनको रिहा कर दिया जाए। भाई सब सरकार कब से रिहा करना शुरू हो गई? सरकारें रिहा नहीं करती, कोर्ट रिहा करते। लेकिन उनकी ये जो डेस्परेशन थी ना कि भाई लोकसभा में तो कांग्रेस जीती है, अभी भी कांग्रेस जीतेगी, तो एक काम करते हैं, अपनी डिमांड्स रख लेते हैं। इन डिमांड्स के बदले हम लोग पूरे समुदाय को ये बोलेंगे कि कांग्रेस के लिए वोट किया जाए। उलेमा बोर्ड ने यही बोला कि अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो ये डिमांड्स को पूरी करो। और कांग्रेस की तरफ से एक्नॉलेजमेंट लेटर भी वहां पर आया। जी हाँ, जब कोई इंसान पोलराइज करने की शुरुआत कर चुका है तो बीजेपी वहां चुनाव हारने तो नहीं आई है, लेकिन अगर यही 2024 लोकसभा वाली बीजेपी होती तो यहां पर ठंडी पड़ जाती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा और इतना अग्रेसिवली देवेंद्र फडणवीस ने कैंपेन किया। प्रॉपर संभाजी नगर में जाके ये बोला, कुत्ता भी रात पेशाब करेगा, औरंगजेब की पहचान पर अब जो भगवान लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जी हाँ, उनके ये अग्रेसिव इंटरव्यूज और वोट धर्म युद्ध की बात करना, ये इंश्योर किया कि हिंदू वोट बैंक एक साथ उनके साथ खड़ा रहे। क्यों इंश्योर करना पड़ा? क्योंकि सामने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी पोलराइज करने की, तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारी मिस्टेक्स को ठीक किया गया एंड बीजेपी वाज बैक विद द बैंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरएसएस का जो इग्नोरेंस किया गया, बिल्कुल ही मामला पलट गया। आरएसएस ने इतने अग्रेसिवली कैंपेन किया है बीजेपी के लिए। 60,000 मीटिंग्स अकेले उसने हरियाणा के अंदर की है, छोटे से स्टेट के अंदर। उसने दिल्ली के अंदर हजारों मीटिंग्स की है। 1 लाख से ऊपर मीटिंग्स उसने महाराष्ट्र में की है। आप खुद देखिए, छोटे छोटे क्षेत्रों में हैवी मीटिंग्स की है आरएसएस ने, 3 से 4 से 5 लोगों की। कितना ज्यादा इन्वॉल्व रही है आरएसएस इन कैंपेन्स के अंदर। ये दिखाता है कि बीजेपी का जो कैडर है और आरएसएस का कैडर है, अगर वो मिल जाए, दे आर अनबीटेबल। तो बीजेपी ने आरएसएस को साधा, बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को ध्वस्त किया, बीजेपी ने अपने अपीजमेंट फैक्टर से कोर्स रिकरेक्ट किया। ये 3 चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। एक और चीज है मेरे ख्याल से जो बीजेपी को ना काफी फायदा देती है, वो है उसके सपोर्टर्स। जी हाँ, क्योंकि उसके सपोर्टर्स को ना असल में लोग बोलते हैं अंधभक्त। भैया ये तो अंधभक्त है जी, ये तो असल में देखा जाए ना, CSDS का सर्वे है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा होता रहता है ना, उतना वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइन करता रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जब बीजेपी हारती है, जैसे अब बीजेपी 2024 में हारी, आपको मेरे एनालिसिस में क्या पता लगा? मैंने यही बताया कि क्या बीजेपी की गलतियां रही, क्या बीजेपी को नहीं करना चाहिए था, या क्या बीजेपी ने किया जो उसको भारी पड़ा, या क्या बीजेपी ने नहीं किया जो उसको भारी पड़ा। ये सब चीजें मैंने आपको बताई, पूरा लॉजिकल था। यही अगर कांग्रेस वाले होते, भैया ईवीएम हैक होगी जी, ईवीएम हैक होगी, इलेक्शन कमीशन बिक गया जी, ये हो गया जी, वोटर में गड़बड़ होगी जी। अरे भाई साहब, मतलब झारखंड में जीते हो तो बढ़िया, वहीं तो महाराष्ट्र में हार गए हो तो मतलब वहां पे वोटर गड़बड़ी होगी। कमाल की बात है। और उसके सपोर्टर भी एकदम चढ़े हुए हैं, भैया नहीं ऐसा ही हुआ, सब बिक गए जी, सब बिक गए। और बाद में इतने इलॉजिकल बातें तुम लोग करते हो और बाद में अंधभक्त बीजेपी के सपोर्टर्स को बोलते हो। भाई साहब, बीजेपी की ना स्ट्रेंथ है उसके सपोर्टर। जितना क्रिटिसाइज बीजेपी को उसके सपोर्टर करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। एंड दैट इज द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी। जय भवानी, जय शिवाजी।